सहाफत में बेसिक तो 89 में पहला कदम रखा। सहाफत का ऐसा शोबा है जिसमें आप लोगों की उमंगों को सही तरीके से उजागर कर सकते हैं। आपने पाकिस्तान में भी सहाफत की है, बरतानिया में भी की है, क्या इन दोनों में आपको कोई डिफरेंस महसूस हुआ? उनकी सहाफत का तरीकाकार जो है वो बहुत डिफरेंट है। तो मेरी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट जो डॉक्यूमेंट्री थी वो थी भट्ठा मजदूरों की। सैयद आबद हुसैन शाह साहब ये और मैं दोनों दो भाई हम आपस में जुड़े हैं जब, तो ये दोनों जोड़ी है जो हमने ना सिर्फ खुद को डेवलप किया, अपने इर्द गिर्द के दोस्तों को डेवलप किया और एक अच्छी और मुस्बत सहाफत को सामने लेके आए। सहाफत जो है मैं समझता हूँ कि उन लोगों को करनी चाहिए जो कम से कम अपनी इज्जत करते हों। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी अगर बनाना चाहते हैं तो साफियों के साथ मिल के इसके ऊपर सर्वे करके जो साफती तंजीमें हैं उनको साथ बैठा के, क्योंकि उन साफती तंजीमों को पता है जो पिछले 70 साल से अपने हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं, उनको पता है हमें क्या चाहिए और किस तरीके से सेहतमंद सहाफत की जा सकती है। जो भी सहाफत में आना चाहता है उसको पहले ही सोच समझ के आना चाहिए। जब मास कम्युनिकेशन करवाते हैं वहाँ पे आपको सहाफत क्या चीज़ है, सहाफत आपको कैसे करनी ये बताया जाता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में या इस तरह के जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनके ग्राउंड पे सहाफत कितनी मुश्किल है। पाकिस्तान मतलब दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है जिसमें जहाँ पे सबसे ज़्यादा सहाफ़ी कत्ल किए जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सैयद शुजात आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं मीडिया एक्सप्रेस HD। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्हें सहाफ़त में एक यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। मेरी मुराद अरशद रिचाल साहब, मशहूर बरतानवी सहाफ़ी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम शाह साहब। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपका, मशकूर हूँ कि आपने अपने ऑफिस में बुलाया और गपशप का मौका दिया। सर सवालों का सिलसिला में शुरू करते हैं। सर आप सहाफ़त में कब आए? सहाफत में बेसिक तो 89 में सहाफत में समझ लें कि पहला कदम रखा, लेकिन वो कोई इस तरीके से नहीं कि हमने कोई डेली अखबार के साथ काम शुरू किया। रोज़नामा कंदील के एक जर्नलिस्ट मीरपुर में आए थे और यहाँ पे इलेक्शन हो रहे थे। अंसर काटल साहब और मैं, हमारे वो दोस्त थे हम दोनों के, तो उनके साथ हमारी काफ़ी कंपनी रहती थी काम के हवाले से, तो उनके साथ जाके मुख्तलिफ़ जगहों पे इंटरव्यूज़ करते थे जहाँ से हमें ये शौर मिला कि हमें सहाफत करनी चाहिए। सहाफत का ऐसा शोबा है जिसमें आप लोगों की उमंगों को सही तरीके से उजागर कर सकते हैं और लोगों के जो मसाइल हैं उनको आप किस तरीके से उजागर कर सकते हैं। इसका मतलब कि सहाफत आपने अपने शौक़ से स्टार्ट की? बिल्कुल शौक़ के साथ स्टार्ट की। सर आपने पाकिस्तान में भी सहाफत की है, बरतानिया में भी की है, क्या इन दोनों में आपको कोई डिफरेंस महसूस हुआ? देखें, बरतानिया के अंदर जो सहाफत है लोकल वहाँ की इंग्लिश अखबारात या अंग्रेज़ी टेलीविज़न, उनकी सहाफत का तरीक़ाकार जो है वो तो बहुत डिफरेंट है, लेकिन जो पाकिस्तानी टेलीविज़न और पाकिस्तानी अखबारात के साथ वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं वो बिल्कुल उसी तर्ज पे, उसी डगर पे कर रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पे करते हैं। तो इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है वहाँ की सहाफत और यहाँ की सहाफत। जो आपने एक बड़ा स्कैम पकड़ा था लोगों का, मज़दूरों का, बेगर्स का, बेगर्स का जो स्कैम है वो इतना बड़ा स्कैम मैं समझता हूँ मेरे ज़िंदगी में कोई वो बड़ी स्टोरी नहीं है। ये है कि वो बहुत हिट हुई है क्योंकि आम लोगों के बात थी और फेक बेगर्स जो हैं उनके हवाले से बात थी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो चाहे मजबूरी के घर से या किसी भी तरीके से धोखाधड़ी के साथ लोगों से ज़कात इकट्ठी करते थे। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट जो डॉक्यूमेंट्री थी वो थी भट्ठा मजदूरों की, जिसके ऊपर बाकायदा इन्वेस्टिगेट किया और उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है भट्ठे के ऊपर और वो पाकिस्तान के अंदर रह के आज तक ग़ुलामी की ज़िंदगी क्यों गुजार रहे हैं सर। इसके ऊपर हमारी एक स्टोरी थी और ये स्टोरी मैं इसलिए भी कहता हूँ कि बहुत अच्छी है कि क्योंकि इसका हमने फॉलो अप 2 साल बाद किया था कि जो लोग उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर थे वो सारे लोग 2 साल के बाद एक तंजीम के ज़रिए हमने बाय करके उनको वापस अपने घरों में शिफ्ट किया था। और उस स्टोरी के अंदर एक क्योंकि पहली स्टोरी का नाम था गुलाम और उसका मेन कैरेक्टर एक यंग बच्चा था जिस बच्चे का नाम गुलाम था। तो अगली स्टोरी में जब उसको आज़ाद करा लिया गया तो उसका नाम रखा गया बिलाल। उसका इसको जोड़ा गया है हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ और उसका नाम भी बच्चे का बदल के बिलाल रख दिया गया। और उसकी एक लाइन थी पहली स्टोरी में
कि अगर हमें ये भट्ठू पे ही काम करना है तो हमें जवान होने का या बड़ा होने का क्या फ़ायदा है। दूसरी लाइन उसकी ये थी कि हम इतने इस जगह पे गुलामी के अंदर इतने बुरे पिस रहे हैं कि हमें कोई उम्मीद ही नहीं रही कि हम कभी बड़े आदमी बने या कार या बंगला या हम भी कभी ऐसी आसाइश की ज़िंदगी गुजारें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वो तुर्की में बैठा है वो बच्चा, जिसका नाम पहले गुलाम था, फिर बिलाल रखा गया, और अभी वो, और मैं अभी तीसरी किस्त जो है उसके ऊपर तुर्की में जाके करने वाला हूँ, जिसमें आज वो कोठी कार बंगले के काबिल है। सर आपने बड़े छोटे लेवल से सहाफ़त शुरू की और आज अल्हम्दुलिल्लाह सहाफ़त में चमकता सितारा, जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि हम लोग आपको अपनी यूनिवर्सिटी मानते हैं। तो ये सर सफ़र कैसे आपका गुजरा? बहुत अच्छा गुजरा, क्योंकि हमारी दोस्तों की टीम जो है बहुत अच्छी थी, हमारे दोस्त बहुत अच्छे हैं, और मेरे साथ जो सैयद आबद हुसैन शाह साहब, ये और मैं दोनों दो भाई हम आपस में जुड़े हैं जब, तो ये दोनों जोड़ी है जो हमने पहले वेलफेयर में भी सहाफ़त, पहले छोटे लेवल पे मैगज़ीन के साथ सहाफ़त करते थे, लेकिन उसके साथ हमने जब वेलफेयर के अंदर गए, वेलफेयर के अंदर हमने जो खिदमात दे सकते थे वो दी। उसके बाद फिर हम बाकायदा डेली पेपर्स की तरफ और बाकायदा अच्छी सहाफ़त, जो पहले तो मैगज़ीन गली के अंदर बस ठीक है मैगज़ीन में कोई चीज़ भेज दी, थोड़ा सा शौक़ पूरा किया, बाकायदगी के साथ जब हमने शुरू किया तो वहाँ से लेके यहाँ तक मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आबद शाह साहब का मैं मशकूर रहता हूँ सारी ज़िंदगी के। उनके साथ मिल के हमने ना सिर्फ खुद को डेवलप किया, अपने इर्द गिर्द के दोस्तों को डेवलप किया, और एक अच्छी और मुस्बत सहाफ़त को सामने लेके आए, जहाँ पर फैक्स के 50 रुपये और 2.5 रुपये पोस्ट के लिए जाते थे, वे ये चीज़ें, इन चीज़ों का ख़ात्मा किया। और बेसिक सहाफ़त जो है मैं समझता हूँ कि उन लोगों को करनी चाहिए जो कम से कम अपनी इज़्ज़त करते हों। अपनी इज़्ज़त का मतलब है जिस बंदे को अपनी इज़्ज़त प्यारी हो वो कभी भी गलत काम या करप्शन नहीं करता, और जिसको अपनी इज़्ज़त प्यारी हो वो कलम की हुर्मत का ख्याल रख सकता है। तो उस हवाले से हमने कोशिश की है कि हम कलम की हुर्मत का ख्याल रख के मुस्बत तरीके से आगाही के लिए सहाफ़त करें, तो वो कोशिश की है। अब कहाँ तक हम कामयाब हुए वो तो स्क्रीन ही बता सकती है। अच्छा सर, आप एक सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके वाले साहब कौंसलर भी रहे, लेकिन आपने अब सियासत में जाने के बजाय सहाफ़त में आ गए। देखिए, कौंसलरशिप में ये देखा हमने अपने वालिद साहब को कि वो लोगों की खिदमत करते थे, चाहे वो कौंसलर ना भी होते तो वो इलाकाई तौर पर लोगों की समाजी वर्कर थे, वो लोगों की खिदमत करते थे। तो हमने पहले सहाफ़त के साथ साथ पहले वेलफेयर ट्रस्ट के तरफ गए हैं कि लोगों की खिदमत करें। तो वेलफेयर ट्रस्ट के अंदर ही हमें ये एहसास हुआ कि हम ये चंद लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क में सबसे बड़ी चीज़ आगाही, लोगों को पता नहीं है। हम वेलफेयर क्या करते हैं कि हम किसी के साथ चले गए, हॉस्पिटल में डॉक्टर से बात की है, कहीं और उसका किसी और ऑफिस में काम है तो वहाँ गए हैं, तो सिर्फ हम उस बंदे को ये सपोर्ट करते थे कि उसकी जगह पे हम वकालत करते थे, उसका जो काम है वो कराने के लिए, जबकि वो उसके राइट होते हैं। उसके राइट्स का जब उसे पता नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम सहाफ़त के ज़रिए लोगों को राइट्स बता सकते हैं कि आपके क्या राइट्स हैं, जिस मुल्क में आप रह रहे हैं इसका लॉ क्या कहता है और इस मुल्क के अंदर आपके राइट्स क्या हैं, तो हमने सोचा कि आगाही फैलाने के लिए, आगाही के लिए, और जो ऐसे काम जैसे कि बहुत सारे मैं एक बात कहता होता हूँ कि यहाँ पे या किसी शहर में भी अगर अच्छे साफ़ी मौजूद होते तो शायद मेरे और आबद शाह जैसे बंदे की यहाँ पे गुंजाइश ना होती। साफ़ी शायद अपने अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे थे, वो बड़े बड़े पढ़े लिखे माशाल्लाह बड़े अच्छे सीनियर लोग हैं हमारे, वो सही तरीके से शायद काम नहीं कर रहे थे। ये सहाफ़त नहीं है कि आपने मिनिस्टरों के सिर्फ लेने, हाँ अगर आपकी बीट ही हुई है तो बीट पे काम करें, अगलाद है। जो मेन सिटी के बाहर जो लोग काम करते हैं वो उनकी बीट नहीं होती, वो जनरल रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। उनके सामने उन्होंने पॉलिटिकल भी बीट करनी होती है, उन्होंने शोबिज़ की बीट करनी होती है, उन्हें हेल्थ की बीट करनी होती है, उन्हें क्राइम की बीट करनी होती है। ये सारी बीट्स उनके जनरल रिपोर्टिंग के अंदर आती हैं। तो हम यही समझते थे कि सहाफ़त के ज़रिए हम लोगों को आगाही दे सकते हैं, लोगों को खुद जो काम हम उनके कराते हैं अगर उनको आगाही होगी तो वो अपने काम खुद कर पाएंगे। अच्छा सर, आजकल देखने में कि सहाफ़त बेशुमार मुश्किलात का शिकार है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान के अंदर ये सबसे बड़ा मसला रहा है कि सहाफ़त यहाँ पे इसलिए अच्छे तरीके से पनप नहीं सकी कि अदारे इस तरह काम करते हैं कि जो बड़े शहर हैं उसके अंदर वो तनख्वाह देते हैं। देखिए, दुनिया पूरी में किसी जगह भी मुफ्त काम नहीं कराया जाता, तो पाकिस्तान के अंदर क्या होता है कि मुफ्त काम करवाया जाता है, ना कि मुफ्त बेगार कैंप में। ये अदारे बेगार कैंप बने हुए हैं। ये अब सिर्फ मेन सिटीज़ में
लोगों को तनख्वाह देते हैं, इसके बाद लोगों को तनख्वाह नहीं देते, जिसकी वजह से कमज़ोर सहाफ़त जो है ना वो सामने आती है। जब एक बंदे से वो पूछते हैं कि तुम हमें क्या दोगे, हमें कितने पैसे दोगे, या हमें क्या ला के दोगे, हमें कितने इश्तारात दोगे, या हमें सिक्योरिटी की मद में कितनी रकम देंगे, वो ये नहीं पूछते कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपने क्या किया, आपकी सीवी कैसी है, आप क्या करना चाहते हो, क्या कर सकते हैं, इससे पहले क्या किया है, ये देखने की बजाय, क्योंकि वो तनख्वाह नहीं देते। तनख्वाह देने के लिए अगर कोई बंदा चपरासी भी रखता है ना तो उसकी सीवी चेक करता है, इसलिए कि उसे पता है कि मैंने इसे पैसे देने हैं। तो जब अदारे पैसे नहीं देते तो वहाँ पे कोई बंदा भी जाके अपने असर सूख सिफारिश या अपने पैसे के बलबूते पे वो सहाफ़त के अंदर आ जाता है। तो जब वो ऐसे लोग सहाफ़त के अंदर आते हैं तो फिर लामाला उनको ये नहीं पता कि सहाफ़त का असल मकसद क्या, हमें क्या करना है, तो वो तो पैसे पूरे करते हैं, जिसे जहाँ से करप्शन जो है वो जड़ पकड़ती है। तो मैं समझता हूँ कि सहाफ़त एक अंबियों वाला पेशा है और इसके साथ इसमें वही लोग आने चाहिए जिन लोगों को आगाही के लिए काम करना है, खिदमत के लिए काम करना है, लोगों को एजुकेट करना है, तो इसका मकसद यही होता है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ अदारे बल्कि गवर्नमेंट लेवल पे भी उन अदारों के ऊपर कोई ऐसा काम नहीं हुआ। जैसे मुझे याद है कि 94-95 में 6वां वेज बोर्ड पाकिस्तान में चल रहा था, आज 9वां वेज बोर्ड चल रहा है, लेकिन लोगों की तनख्वाह नहीं दी जा रही। 8वें वेज बोर्ड में 13,500 कम से कम तनख्वाह जो है एक साफ़ी की वो करार दी गई थी कि उसको दी जाए, लेकिन ये सिर्फ तनख्वाहें जो हैं वो वहाँ पे दी जाती हैं जो बड़े शहर हैं। छोटे शहरों में बिल्कुल उस पर अमल दरामद नहीं हुआ और हुकूमतें इस बात पे नाकाम हैं। वो मुंसलिक करती है अपने इश्तिहारात को और उसकी ABC सर्टिफाइड जब करते हैं वहाँ पे ये शर्त रखते हैं कि आपके पास जितने नुमाइंदे भी हैं उनकी लिस्ट हमें दें और हमें बताएं कि आपके कितने अखराजात हैं और आप उनको कितनी तनख्वाहें दे रहे हैं, उसका मेडिकल क्या है और उसकी जितनी भी सहूलतें हैं उसको जो देनी चाहिए इंटरनेशनल सतह पे, उसकी 100% ना सही 20% सही उसको कुछ ना कुछ दें। बल्कि ये तो उससे लेने के लिए बात करते हैं कि आप उस छोटे सिटी में काम करते हो, वहाँ से हमें ला कर क्या दोगे। तो जब ऐसी पोजीशन होगी तो फिर ज़्यादा सहाफ़त की हालात बुरेंगे। जैसे कि अभी मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान के अंदर इसकी बात चल रही है और ये बहुत अच्छी चीज़ है मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगर इसको डेवलप किया जाए, क्योंकि हुकूमत का काम है कि वो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी अगर बनाना चाहते हैं तो साफ़ियों के साथ मिल के इसके ऊपर सर्वे करके जो साफ़ती तंजीमें हैं उनको साथ बैठा के, क्योंकि उन साफ़ती तंजीमों को पता है जो पिछले 70 साल से अपने हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं, उनको पता है हमें क्या चाहिए और किस तरीके से सेहतमंद सहाफ़त की जा सकती है। तो सेहतमंद सहाफ़त तभी की जा सकती है जब हुकूमती सतह पे इन अदारों का बजट बढ़ाया जाए और इस लेवल पे लिया जाए उनको कि दुनिया के सामने जो नैरेटिव है पाकिस्तान का, वो ना कि पाकिस्तान के अंदर सहाफ़त, पाकिस्तान का जो नैरेटिव दुनिया के सामने है उसको वो पेश कर सकें। जैसे कि BBC है, चैनल 4 है, अल जज़ीरा है, इस तरह का कोई चैनल दें, कोई ऐसा हुकूमती सपोर्ट हो या ऐसी कोई एजेंसी हो जो राइटर्स जिस तरह बड़ी बड़ी एजेंसियाँ हैं, जैसे हम उनसे फुटेज जब चीज़ें ख़रीदते हैं, हमसे कोई ख़रीदे, हम इतना बड़ा मुल्क हैं, हम एटमी पावर हैं, हम दुनिया की ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिल्क रूट गुजर रहा है और ग्वादर जैसा पोर्ट हमारे पास। इसका मतलब पूरी दुनिया की बिज़नेस ट्रेड रूट और इतना इस एशिया के इस हिस्से में सबसे बेहतरीन जगह पे हमारा मुल्क है। दुनिया में कहीं भी अफ़गान वार हो या किसी और मामले में हमें ज़रूरत होती है कि हम पाकिस्तान का नैरेटिव दुनिया के सामने किस तरह पेश करें। तो ये हमारी जो लोकल अखबारात, लोकल काम है, ये पाकिस्तान का नैरेटिव दुनिया के सामने पेश नहीं कर सकता। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी अगर बनानी है तो उसको इस लेवल पे बनाया जाए कि लोगों के हकूक़ का ख्याल साफ़ियों का किया जाए और उनको इतना आसूदा किया जाए कि वो बाहर निकल के पाकिस्तान का नैरेटिव जो पेश कर सकें। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें हुकूमत को, अदारों को और ये जो साफ़ती अदारे हैं इन सब को मिलकर कोई ऐसा लाएमल अख्तियार करना चाहिए ताकि अच्छी और सेहतमंद सहाफ़त फ़रोग़ पाए। सर, आपने भी साफ़ी तंजीमों की बात की, क्या आपकी नज़र में साफ़ी तंजीमें पाकिस्तान और बरतानिया में अपना काम कर रही हैं उस जिस तरह करना चाहिए? देखिए, साफ़ती तंजीमें ट्रेड यूनियन की बात अगर आप करते हैं तो ट्रेड यूनियन जो उसका मकसद ये होता है कि वो आम लोगों के जो हकूक़ तलब हो रहे हों उनके लिए आवाज़ उठाना। तो आप अगर देखें तो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में जो लोग काम कर रहे हैं, आप रोज़ाना की बुनियाद पे देख रहे हैं कि वो साफ़ियों के हकूक़ के लिए बाकायदा काम कर रहे हैं। सेमिनार हो रहे हैं, नेशनल और लोकल सतह पे सेमिनार हो रहे हैं। जैसे PFUJ है
PFJ FSC करती है, 4 FSC होती हैं उसकी पूरे पाकिस्तान में, 4 सूबों में। वो वहाँ पे 3 दिन के सेमिनार चलते हैं बेहतर सहाफ़त के लिए, सहाफ़ियों की बेहतरी के लिए। और आज भी अब देखें तो जैसे ये मूवमेंट चली हुई है, उसके लिए पूरे पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों के साथ बात की जा रही है और सेमिनार रखे जा रहे हैं। अभी लाहौर सेमिनार हुआ है, गुजरांवाला हुआ है, मेरा ख्याल है आज कोयटा सेमिनार है, उसके बाद कराची सेमिनार है। तो ये वही तंजीमें सारा कुछ कर रही हैं कि मोटिवेट कर रही हैं लोगों को कि वो ताकि सहाफ़त भी और सहाफ़ियों के हकूक़ के ऊपर बाकी वो अच्छा काम करें। तो सर, आप हुकूमत को सहाफ़ियों के रिलेटेड क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो ये कहता हूँ कि सहाफ़ियों के जो हकूक़ हैं वो ना कि सिर्फ इस तरह के सिर्फ बात की हद तक करें, अदारों को पाबंद करे हुकूमत और इनके साथ हुक करे कि उनको जो इश्तहारात दिए जाते हैं वो उसी अदारे को दिए जाएं, सरकारी इश्तहारात जो अदारा अपने मुलाजमीन को तनख्वाह देता है। और जितने भी उसके नुमाइंदगान हैं, अगर उसके नुमाइंदगान आप गिनती करें किसी भी टेलीविज़न के, किसी भी अखबारात के, तो हज़ारों में, तो जो उनको तनख्वाह मिलती है वो सैकड़ों में। तो इसका मतलब है कि जो काम जो हकूक़ हम लोगों से मांग रहे हैं, पहले तो हमें अपने अदारों से मांगने होते हैं। साफ़ी मीडिया ओपिनियन लीडर है, ओपिनियन लीड करता है। अब दुनिया में कोई भी किसी भी चीज़ को प्रमोट करते हैं तो मीडिया ही वो एक प्लेटफॉर्म है जिसमें से वो उसका नैरेटिव प्रमोट होता है। तो मेरा ख्याल है जब तक साफ़ी खुद आसूदा नहीं होगा, खुद उसकी माशी हालात अच्छे नहीं होंगे, तो ना तो वो सच लिखने के काबिल है, ना उससे सच लिखने की उम्मीद रखनी चाहिए। अगर साफ़ी आसूदा होगा, साफ़ी को तनख्वाह मिलेगी, उसको वो खुद आसान ज़िंदगी गुजार रहा होगा, तो मेरा ख्याल है वो बेहतर तरीके से सहाफ़त करके बाकियों के लिए वो मॉडल होगा। और अब जिस तरह वो खुद ज़िंदगी गुजार रहा है, इस तरह वो दूसरों के लिए सोच सकता है। लेकिन अगर खुद साफ़ी इतना पिसा हुआ है, यहाँ पे इतना पिसा हुआ तबका है कि रोज़ाना वो अपने हकूक़ के लिए सड़क पे होता है, तो इससे एक बड़ा नुकसान ये होता है कि आम आदमी जो सोच रहा होता है कि मैं सहाफ़त के ज़रिए मेरे मसाइल जो है उजागर होंगे और मेरे मसाइल जो है आला ऐवान के इक़्तिदार के आला ऐवानों में पहुँचेंगे, वो खुद परेशान हो जाता है कि ये खुद अपने लिए सड़क पे खड़े, ये मेरे लिए क्या करेंगे। और मेरा ख्याल है कि इन हालात से हुकूमती सतह पर ही निकाला जा सकता है, किसी कानूनी तरीके से निकाला जा सकता है। ये ज़ोर ज़बरदस्ती वाला काम नहीं है। इनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि सहाफ़त एक अहम सतून है, इसको मजबूत होना चाहिए, और ताकि हम ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर आगाही और बाकी चीज़ों के साथ आगे बढ़ें, बल्कि पाकिस्तान का नैरेटिव दुनिया के ऊपर किस तरह पेश करना है उसके लिए करें। यहाँ पर तो साफ़ी खुद पिस रहा है। हुकूमती सतह पे आप देखें कि हर हुकूमत ये कोशिश करती है कि जब हुकूमत में वो सियासी पार्टी नहीं होती तो उस वक्त वो सहाफ़ियों के साथ खड़े होते हैं। जब वो हुकूमत में आते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान सहाफ़ियों का वही करते हैं, सहाफ़ती अदारों का वही करते हैं। अब डाउन साइजिंग हो रही है, हर अदारे में डाउन साइजिंग हो रही है। वो किस बना पे डाउन साइजिंग कर रहे हैं? अगर वो डाउन साइजिंग कर रहे हैं तो हुकूमत को चाहिए कि कोई ऐसा सिलसिला दें जैसे कि एक तरफ डाउन साइजिंग हो रही है, दूसरी तरफ सोशल मीडिया ऐसे ही ऊपर आ गया है। तो सोशल मीडिया को इस तरीके से हुकूमत कोई लाएअमल अख्तियार करे जिसमें वो जो साफ़ी डाउन साइजिंग में फ़ारिग हो रहे हैं वो सोशल मीडिया के उन प्लेटफॉर्म पे जाके अपना जो तजर्बा है, अपना जो एक्सपीरियंस है वो वहाँ पे दें, और एक तो रिज़्क़ कमा सकें, दूसरा हमारे जो सोशल मीडिया के टेलीविज़न हैं, पेजेस हैं, बाकी चीज़ें हैं, उनकी बिलियंस में उनकी व्यूवरशिप है, तो वो बेहतर तरीके से चलाया जा सके और कोई ऐसा लाएअमल अख्तियार करना चाहिए। अच्छा सर, आप हमारे प्रोग्राम के आखिर में नए आने वाले नौजवान साफ़ियों को क्या पैगाम देंगे? मैं यही कहूँगा कि जो भी सहाफ़त में आना चाहता है उसको पहले ही सोच समझ के आना चाहिए। जैसे कि मास कम्युनिकेशन करवाते हैं, वहाँ पे आपको सहाफ़त क्या चीज़ है, सहाफ़त आपको कैसे करनी ये बताया जाता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में या इस तरह के जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनके ग्राउंड पे सहाफ़त कितनी मुश्किल है कि आपकी तनख्वाह भी नहीं है, अगर है तो वो बहुत थोड़ी है और उसको कोई ख़ास सिक्योरिटी नहीं होती, और इतने ख़तरात के सामने उसको पाकिस्तान मतलब दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है जिसमें जहाँ पे सबसे ज़्यादा सहाफ़ी कत्ल किए जाते हैं, अगवा किए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सहाफ़ियों को सहाफ़त के अंदर आने के लिए ये बात पहले सोच के आनी चाहिए कि ग्राउंड लेवल पे ये बहुत बड़ी खिदमत है, क्योंकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं। जब थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आप सहाफ़त कर रहे हैं तो ये सिर्फ खिदमत ही खिदमत है, और इस खिदमत में आने के लिए उसे पहले सोच समझ के आना चाहिए। और अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, मैं समझता हूँ कि पढ़े लिखे लोग ही आने चाहिए। कम से कम अगर वो सहाफ़त नहीं कहीं पढ़ के नहीं आना चाहते तो कम से कम वहाँ से किताबें ख़रीद के तो उसको आगाही कर सकते हैं, या कुछ अदारों के साथ वर्कशॉप लेके आएँ
किसी न किसी बेस पे उनके पास साफ्ती एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसे पता हो कि मैं क्या चीज़ छाप सकता हूँ, क्या नहीं छाप सकता। उसे पाकिस्तान के कानून का पता होना चाहिए, आइन के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जनरल नॉलेज होना चाहिए, या जिस बीट पे काम करना चाहता है उस बीट के हवाले से उसके पास खासा नॉलेज होना चाहिए। एक अच्छा काम है, नौजवानों को इस तरफ आना चाहिए और अपनी खिदमत देनी चाहिए, ताकि हमारे जो लोकल मसाइल हैं उनको उजागर किया जा सके।